करंट इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। आजकल के टाइम में छोटे से लेकर बड़ा इक्विपमेंट सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। मोबाइल फ़ोन से लेकर वॉशिंग मशीन, ये डिवाइसेस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं। लास्ट यूनिट में हमने ये समझा था कि कोई भी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस कर दें तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए उसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेस तो स्टार्ट हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद वो स्टैटिक कंडीशन में आते हैं। अब जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर बेसिकली अब हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस का कांस्टेंट फ्लो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जो सेकंड यूनिट है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है, यानी कि चार्ज का डायनामिक फॉर्म, इट मीन्स चार्जेस इन मोशन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रशांत। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लास्ट यूनिट में हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो जैसे अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसमें ये फेस है ए, ये फेस होगा बी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैं इस कंडक्टर को प्लेस कर देता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो अब होता क्या, एक कंडक्टर के अंदर काफ़ी सारे फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, या फिर मैं कहूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे चार्जेस भी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो होता क्या, अब जो कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज सारा फेस ए पे एक्यूमुलेट होने का ट्राई करता है, और सारा चार्ज जो पॉजिटिव वाला है वो फेस बी पे एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहती है जब तक एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसका वैल्यू तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो इस वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी कंडक्टर की, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर होता है ज़ीरो जब चार्ज उसमें स्टैटिक कंडीशन में है। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती थी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे कंडक्टर के अंदर होता है सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे आप इस पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट पे लो, या फिर चाहे सरफेस पे लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता था। और साथ ही साथ पोटेंशियल ड्रॉप या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर रहता था ज़ीरो। ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती थी। अब जो तीन फिनोमिनन यहाँ पे हुए हैं, मैं चाहता हूँ इनको चेंज करना। ये जो तीनों चीज़ें हुई हैं मैं चाहता हूँ कि इसको अब मैं चेंज करूँ। तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ए टर्मिनल पे और बी टर्मिनल पे एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, या फिर मैं कहूँ एक सेल कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक सेल मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बेसिकली कुछ कंपाउंड्स डाले होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है और उसी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होती है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि टर्मिनल ए पे और टर्मिनल बी के बीच में मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस सपोज यहाँ का VA है और यहाँ का VB है, और जो मेरी बैटरी थी उसको मैं सपोज करता हूँ कि 10 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस था। तो अब यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस क्या हो गई, वही हुआ, नेगेटिव चार्ज सारा इस फेस पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस फेस में आ गया, सेम जैसे पहले हो रहा था वही हुआ। बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ स्टार्ट होती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे बैटरी के अंदर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ धीरे धीरे जो ये बैटरी है वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। तो होगा क्या, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज मिलते रहेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी वो ख़त्म होते रहेगी, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के अंदर जा रहे हैं, तो यानी कि वापस से कंडक्टर ट्राई करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखी थी उसने वो फिर से बनाए, तो यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस से भेजना स्टार्ट करेगा फेस ए पे। अब फिर से वही प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन फिर से गिरेंगे बैटरी के अंदर और पॉजिटिव चार्ज वापस से न्यूट्रलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज से। तो ये प्रोसेस चलते रहती है। अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है कि चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो हमने कौन कौन से फिनोमिनन यहाँ पे चेंज करे वो समझते हैं। चार्जेस कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं,
क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर, यानी कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले केस में ज़ीरो था अब वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या चेंज आएगा, देखो जो ए टर्मिनल है वहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और बी टर्मिनल है उसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट, क्योंकि हमने बैटरी लगाई थी 10 वोल्ट की। तो इट मीन्स अगर मैं इस कंडक्टर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो हर एक पार्ट में पोटेंशियल में ड्रॉप आने वाला है। जैसे ये सबसे पहला पार्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट और अगले पार्ट में होगा 9 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, यानी कि अब पूरे कंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने चेंज कर दी कि पोटेंशियल सेम रहता था लेकिन अब पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी थी पोटेंशियल डिफरेंस होता था 0, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो है क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो ये तीन फिनोमिनन हमने चेंज कर दिए और जैसे ही हम ये तीन फिनोमिनन चेंज करते हैं हम डायरेक्ट मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोडायनमिक्स में, यानी कि जहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। और जो ये स्टडी है इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होते हैं उसको कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, बट इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने करी और इसका प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ। क्योंकि आपको पता है कि पहले सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होती थी जब चार्ज रुका होता था, तो समझते हैं। तो चार्जेस के डायनामिक फॉर्म की यानी कि करंट की डिस्कवरी, जो बोला जाता है कि करंट की डिस्कवरी की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्ट सिटीज़न ऑफ यूएसए भी उनको कहा जाता है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो डॉलर होता है यूएस डॉलर है उसमें जो पिक्चर है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही है। तो हुआ क्या था कि इनने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो काफ़ी फेमस है, एक काइट एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें इनने थंडरस्टॉर्म के टाइम पे काइट पे एक मेटल की को टक कर दिया था और उसको उड़ा रहे थे। तो उसके बाद इनको शॉक लगा था, तो वहीं पे पता चला था कि जो चार्जेस होते हैं वो डायनेमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। बिकॉज पहले से जो लोग थे वो सिर्फ चार्जेस की स्टडी करते थे स्टैटिक फॉर्म में, यानी कि मोस्टली लोग इंटरेस्टेड होते थे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यही कहा जाता है कि डिस्कवरी करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बट अगर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है माइकल फेराडे का। माइकल फेराडे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करा था विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी कंडक्टर को रखता हूँ तो उसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर कैसे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। ये सब बाद के चैप्टर में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, मैग्नेटिज्म में। और यही हैं जिनने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो इन्वेंट किया था। और यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ये भी डिस्कवर किया था। तो अगर इनकी बात करें तो इनने अपना करियर एज अ फिजिसिस्ट स्टार्ट नहीं किया था। अपने करियर के स्टार्ट में ये एक केमिस्ट थे। तो हुआ क्या था, जब ये छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से थे, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी। और यही रीज़न है कि काफ़ी सारी थियसिस इनकी प्रूव नहीं हुई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो बाद में और साइंटिस्ट ने प्रूव करी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसी भी थ्योरी को प्रूफ आपको करना है तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली तो वो चीज़ें फाइंड आउट करते थे, बट मैथमेटिकली वो चीज़ें सब बाद में प्रूफ हुई क्योंकि इनकी स्कूलिंग नहीं हुई थी तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो अगर माइकल फेराडे की बात करें तो माइकल फेराडे एक इंग्लैंड के विलेज में रहते थे। तो इनके पिताजी जो थे वो एक ब्लैक स्मिथ थे, यानी कि एक लोहार थे, और ये काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से थे। जो फेराडे थे वो फोर्थ चिल्ड्रन थे अपनी फैमिली के और ये काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। तो इनने बताया भी है अपनी बायोग्राफी में बाद में कि कभी कभी इनको सिर्फ एक ब्रेड का पीस मिलता था और उसको इनको पूरे वीक चलाना होता था। तो फेराडे को सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तब मिली थी जब एक साइंटिस्ट थे हम्फ्री डेवी, जो कि रॉयल सोसाइटी में थे लंदन के। रॉयल सोसाइटी काफ़ी बड़ी सोसाइटी होती थी उस पर्टिकुलर टाइम की, साइंटिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। तो उनके अंडर इनने काम करना स्टार्ट किया था एज अ केमिस्ट। बट जब बाद में हम्फ्री डेवी जो थे उनका
उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनको चांस मिला था मैग्नेटिज्म पे वर्क करने का। तो ये थे माइकल फेराडे, बट उसके बाद थे थॉमस अल्वा एडिसन। सो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें कि इनने क्या कंट्रीब्यूशन करा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था डीसी करंट। डीसी करंट आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। जैसे ये टाइम है और यहाँ पे करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस ग्राफ में, तो आप देखेंगे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है करंट का वैल्यू स्टडी है, यानी कि सेम है। अभी होता कैसे है, इसमें ये प्रोसीजर होता है कि भाई जो चार्जेस का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरफ को ही मूव करते रहेंगे अगर ये कंडक्टर है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इस डायरेक्शन को ही मूव करता रहेगा, यानी कि पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट करंट का जनरेशन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक एसी जनरेटर लेना है, उसमें एक डिवाइस कनेक्ट कर देना है जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर एक बेसिक ऐसा डिवाइस होता है जो पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज कर रहा होता है, जो करंट फ्लो करता है किसी भी एसी जनरेटर में। यानी कि अगर मैं एक एसी जनरेटर की बात करूँ तो वो एसी करंट प्रोड्यूस करेगा। एसी करंट क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती होगी, जस्ट इसका अपोजिट होता होगा, जिसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। तो पोलैरिटी जो बार बार चेंज हो रही, कम्यूटेटर उसको एक ही डायरेक्शन को कर देता है। अभी हम इतना ही समझेंगे इसके बारे में। तो इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यही है कि इनने प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम डीसी करंट का, ये बताया था। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा बल्ब जो था इनने मॉडिफाई करा था। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था। देखिए, बल्ब का इन्वेंशन करा था वुडवर्ड और इवंस ने, बट जो ये वुडवर्ड्स एंड इवन है इनने पेटेंट बेच दिया था इसका थॉमस अल्वा एडिसन को, और थॉमस अल्वा एडिसन ने उसको मॉडिफाई करा था जो इनका इलेक्ट्रिक बल्ब था। और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, आपने सुना भी होगा कि 1000 से ज़्यादा इनके जो डिज़ाइन थे वो फेल हुए थे, बट एट लास्ट इनको सक्सेस मिली थी। तो इन्वेंशन जो है वैसे तो वुडवर्ड एंड इवंस ने किया था, बट एडिसन जो है उनने पेटेंट ले लिया था। तो जो इन्वेंशन कहा जाता है बल्ब का, वो एडिसन के द्वारा कहा जाता है। और भी काफ़ी इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। ये भी स्कूल ड्रॉप आउट थे क्योंकि इनको स्कूल से निकाल दिया था, आपको पता होगा, क्योंकि जो इनके टीचर्स थे वो काफ़ी डम समझते थे इनको। तो इनकी मदर ने ही इनकी स्कूलिंग करी थी, होम स्कूलिंग हुई थी इनकी। तो ये थे थॉमस अल्वा एडिसन। अब हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला की। देखिए, जो निकोला टेस्ला थे, आजकल जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ वायरलेस कम्युनिकेशन की, या फिर जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये सब इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रोडक्शन किया था एसी करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो एसी करंट की बात करें तो एसी करंट ऐसा करंट होता है जो जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ हम चेंज करते रहते हैं। पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज करते हैं, इसका मतलब अगर एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कभी आप इस डायरेक्शन को करेंगे, कभी हम अपोजिट डायरेक्शन को उसका फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तब एसी करंट का प्रोडक्शन होता है। यानी कि पोलैरिटी हम बार बार चेंज कर रहे हैं पीरियोडिकली, मतलब एक कांस्टेंट टाइम में हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं मूवमेंट का। तो जो एसी करंट होता है, तो टाइम के साथ उस करंट का ग्राफ कुछ ऐसा सा है। देखिए, इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है क्योंकि चार्ज का फ्लो इंक्रीज करेगा, फिर चार्ज का फ्लो डिक्रीज करेगा, दूसरी डायरेक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से ग्राफ होता है, और हमने वेव पढ़ा है 11th में, तो इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं। तो जो एसी करंट होता है इसका काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि हमें पता है जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं और जो सिटी होती है जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का, वो काफ़ी डिस्टेंस पे होती है, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वायर्स की हेल्प से, तो उसमें जो पावर लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है। पावर लॉस काफ़ी कम होता है एसी करंट के टाइम पे कंपैरेटिवली डीसी से। और डीसी के कुछ बेनिफिट होते हैं कि वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें चांसेस कम होते हैं शॉक लगने के। बट अगर एसी करंट की बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। और जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो डायरेक्ट आती है या फिर उसकी पावर को कम करते हैं। अगर उसकी पावर को कम करते हैं तो कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम एसी करंट की जो वोल्टेज होती है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो निकोला टेस्ला है ये काफ़ी बेहतरीन साइंटिस्ट थे, वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट हैं। तो ये इनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इवन इनने कॉलेज में भी ये बोला था
कि जो डीसी जनरेटर है, क्योंकि सबसे पहले डीसी जनरेटर का इन्वेंशन हुआ था, फिर उसके बाद एसी जनरेटर आए थे। तो डीसी जनरेटर में मैंने आपको अभी अभी बताया कि कम्यूटेटर लगे होते हैं। तो इन्हें बताया था कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें अगर मैं कम्यूटेटर को हटा भी दूँ तो जिस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और साथ ही साथ उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। बट उस टाइम पे इनकी बात को किसी ने नहीं माना था। तो काफ़ी इनकी स्टोरीज़ हैं। इनने वर्क किया था एडिसन की कंपनी में, इवन इनने वर्क किया था, बट बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी इन दोनों के बीच में, तो इनने वो कंपनी छोड़ दी थी। बाद में इन्होंने ही, यही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनने इंट्रोड्यूस कराया था एसी करंट को। बाद में एक वॉर भी थी जिसके बारे में आपने सुना होगा, एसी वर्सेस डीसी वॉर है, जिसमें इनकी कंपनी यानी कि जो टेस्ला की कंपनी थी और एडिसन की कंपनी थी उनके बीच में एक कंपटीशन सा था कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी लोग यूज़ करेंगे, एसी या डीसी। हालांकि एसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी, तो बाद में लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। बट स्टार्टिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा टफ थी। ये सब इनकी स्टोरी है। इनने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन इनने ही करा है, और टेस्ला कॉइल होती है उसका भी इन्वेंशन इनने ही किया था। टेस्ला कॉइल जो कि आज भी रेडियो में यूज़ होती है। जो रेडियो का इन्वेंशन किया था वो करा था मार्कोनी ने, बट जो डिज़ाइन है यानी कि जो टेस्ला कॉइल है वो इन्होंने ही बनाया था। तो ये तो बात हो गई निकोला टेस्ला की। अब वापस से चलते हैं बुक पे। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये रहा एक कंडक्टर। इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, बैटरी से करूँगा, किसी से भी करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस कंडक्टर का। वैसे इस तरह से दिखाते हैं तो हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में यानी कि हर 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास होगा, ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से हर 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास होगा, ठीक है, कैसे, नॉर्मली, इस एरिया के नॉर्मली जितना चार्ज पास होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए करंट अभी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज होती होगी। तो इसका मतलब अगर मैं वहाँ पे करंट का वैल्यू भी निकालना चाहता हूँ तो करंट का वैल्यू एवरेज आएगा या फिर इंस्टेंटेनियस आएगा, आप खुद सोचिए। इंस्टेंटेनियस आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है चार्ज कभी राइट हैंड साइड को मूव करेगा, कभी लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा। तो वहाँ पे अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो मेरे को एक स्मॉल वैल्यू चार्ज की लेनी पड़ेगी और जितना टाइम उसमें लगा है वो लेना पड़ेगा। तो जब इंस्टेंटेनियस करंट होता है यानी कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वैल्यू हो जाएगा dq/dt, स्मॉल चार्ज पर dt टाइम में। लेकिन करंट अगर स्टडी है विच मीन्स डीसी करंट है, तो उस टाइम पे आपको पता है जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। स्टडी करंट है तो वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला I = Q/T सीधा सा पुट करना है। अब बात करते हैं SI यूनिट की। तो SI यूनिट आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी करंट की होती है एम्पेयर। अगर मैं 1 एम्पेयर की बात करूँ तो 1 एम्पेयर का मतलब है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो एक यूनिट हो गई एम्पेयर, एक होती है कूलम सेकेंड इनवर्स। तो आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है इस चैप्टर का, कल से हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।